प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे साइकस की। साइकस की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया था और इसकी जो रेकिस है, लीफलेट है, उसके बारे में हमने जो इससे पहले के वीडियो है उनमें मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे साइकस में जनन के बारे में। साइकस में जनन किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, साइकस में जनन दो प्रकार से होता है। पहला होता है कायिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। सबसे पहले बात करते हैं साइकस में कायिक जनन की, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। साइकस में यह जनन की सरल विधि है। यह जनन अपस्थानिक पत्रकलिकाओं, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं बल्बिल्स के द्वारा होता है। ये पत्रकलिकाएं चिरस्थायी जो पर्णधार हैं उनके नीचे उपस्थित सल्क पर्ण की कक्ष से निर्मित होती है। चूंकि साइकस डायोसियस पादप है, अतः नर पादप की जो पत्रकलिका है, नर पादप तथा मादा पादप की पत्रकलिका से मादा पादप का निर्माण होता है। ये बात आप स्पष्ट याद कर लें कि जो नर प्लांट की जो बल्बिल्स है और जो मादा पादप की बल्बिल्स है, उनके द्वारा अलग अलग नर पादपों का और मादा पादपों का निर्माण यहाँ पर होता है। पत्रकलिका जो है वो अंडाकार संरचना होती है, जो आधार से चौड़ी तथा ऊपर की ओर पॉइंटेड या नुकीली होती है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पत्रकलिका अंडाकार संरचना होती है, मैंने पहले बता दिया। पत्रकलिका में सामान्य तथा सल्क पर्ण यानी स्केली पत्तियां, स्केली लीव्स दोनों मिलते हैं। और जब ये पत्रकलिकाएं हैं, जब जमीन पे गिर जाती हैं तो ये नए पादप का निर्माण करती हैं। इस तरह से साइकस में लैंगिक जनन पाया जाता है। आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि साइग्राम में इसमें साइकस में किस तरह से यहाँ पे जनन, ये पत्रकलिका दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये इसकी यहाँ पे रूट्स हैं और ये सारी जो है ये स्केली लीव्स हैं। इसके अलावा जो ये है फोलिएज लीव्स, फोलिएज पत्तियां हैं यहाँ पे, ये स्केली लीव्स हैं और इनके कक्ष में ही बनती है यहाँ पर बल्बिल्स या पत्रकलिका। और उस पत्रकलिका के द्वारा साइकस के जो नए पादप का निर्माण होता है, जिसके तहत मेल पादप भी है और फीमेल पादप भी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं साइकस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चूंकि आपको पहले पढ़ा चुका हूं मैं, साइकस का पादप स्पोरोफाइट है यानी बीजाणुबीज है। यह एक लिंगाश्रयी होता है। मेल प्लांट व जो मेल कोन है तथा मादा पादप में मेगास्पोरोफिल कब बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेल कोन की या नरशंकु की। नरशंकु मेल कोन सबसे पहले बात करते हैं इसकी। शीर्षस्थ विभजोतक द्वारा तने के शीर्ष भाग पर नरशंकु उत्पन्न होते हैं। इससे तने की जो वृद्धि है वो रुक जाती है तथा कुछ समय पश्चात नरशंकु के आधार पर एक शीर्षस्थ विभजोतक का निर्माण होता है, जो शंकु को एक तरफ धकेल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप शंकु पार्श्व में आ जाता है और पौधे में पुनः अक्षीय वृद्धि होने लगती है। ऐसी शाखा को सिम्पोडियल ब्रांचेस कहते हैं, सिम्पोडियल शाखा कहते हैं। तथा यह वृद्धि सिम्पोडियल ग्रोथ कहलाती है। साइकस का नरशंकु एक अंडाकार कोनिकल काष्ठीय कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है,
साइकस का नरशंकु करीब 50 सेंटीमीटर से तक लंबा होता है। देखिए आप यहाँ पे, ये इसका साइकस का कोन है जो 50 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, और पादप जगत में ये सबसे बड़ा नरशंकु इसे माना गया है। 50 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है। अब हम बात करते हैं लघु बीजाणु पर्णों की, क्योंकि इनसे ही मिलकर शंकु का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरोफिल। नरशंकु के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर, जैसे ये देखें यहाँ पे डायग्राम में, ये इसका केंद्रीय अक्ष है, इसके चारों तरफ स्पाइरल क्रम में अनेक लघु बीजाणु पर्ण लगे रहते हैं। ये रही देखो यहाँ पे, ये बहुत सारे, इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ये देखिए यहाँ पे, ये डायग्राम बताया गया है, इसका सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल है यहाँ पे, और इस पे लगी हुई ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। प्रारंभिक अवस्था में लघु बीजाणु पर्ण छोटे, मुलायम तथा मांसल होते हैं। परिपक्व होने पर ये कठोर तथा काष्ठीय बन जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण पत्ती जैसी भूरे रंग की काष्ठीय एवं त्रिकोणाकार संरचना है। यह नीचे की ओर संकरी तथा ऊपर की ओर चौड़ी होती है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे संकरी है, ऊपर की ओर चौड़ी होती है। शीर्ष का बंदे भाग ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, जिसे एपोफाइसिस कहते हैं। देखो ये एपोफाइसिस यहाँ पे है। अक्ष को जोड़ने वाला भाग वृंत कहलाता है। इन दोनों के मध्य फर्टाइल भाग लघु बीजाणु पर्ण की अव्यक्त सतह बंद होती है, तथा जो अपाक सतह है उस पे अनेक स्पोरेंजियम दानियां लगी रहती है। अब देखिए यहाँ पे इसके दो सरफेस हैं, इसके जो इसकी ये सतह है वो इसकी अपाक सतह है जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस पर तो स्पोरेंजियम नहीं होती है, लेकिन जो इसके पीछे का जो सरफेस है, जो इसकी अव्यक्त वेंट्रल सरफेस है, वहां पे स्पोरेंजियम लगी रहती है। मध्य के क्षेत्र बंदे होते हैं। उभार के दोनों तरफ सोराई यानी गुच्छा स्पोरेंजियम का उपस्थित होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु पर्ण पर करीब 500 से 700 सोराई उपस्थित रहते हैं, यानी गुच्छे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये सोराई क्या होते हैं, सोरस क्या होते हैं। प्रत्येक सोरस में एक केंद्रीय उभार अथवा पेपिला होता है, जिस पर 4 से 7 माइक्रोस्पोरेंजियम दानियां जो है लगी रहती हैं। केंद्रीय पेपिलों से बीजाणु दानियों के अलावा कई बहुकोशिकीय भूरे रोम निकलते हैं, जिन्हें इंडुशियल रोम कहते हैं या सोरल रोम कहते हैं। ये रोम शुरू में स्पोरेंजियम की सुरक्षा करते हैं, बाद में बीजाणु प्रकीर्णन में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की, यानी लघु बीजाणु दानी। यहाँ पे जो बताई गई है यह है माइक्रोस्पोरेंजियम। परिपक्व लघु बीजाणु दानी की संरचना लघु बीजाणु पर्ण के अनुप्रस्थ काट में हम देख सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम छोटे वृंत द्वारा बीजाणु पर्ण की निचली सतह से जुड़ी होती है, जो देखो यहाँ दिखाई दे रही है। इनमें 3 से 6 स्तरीय भित्ति युक्त कोशिकाओं वाली एक्सोथीशियम, पतली भित्ति कोशिकाओं युक्त मध्य भाग में एंडोथीशियम तथा अंदर की ओर पोषक परत टैपिटम के रूप में विभेदित होती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टैपिटम जो लेयर है अंदर की तरफ है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर की, लघु बीजाणु की। प्रत्येक लघु बीजाणु दानी के अंदर बोट शेप्ड यानी नाव के आकार के लघु बीजाणु पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं तथा एक केंद्रीय कोशिका है। इनकी भित्ति 2 भागों में डिवाइड होती है, एक्साइन और इंटाइन, यानी बाह्य स्टोल का अंतस्टोल। अब हम बात करते हैं इसका किस तरह से होता है परिवर्धन, लघु बीजाणु दानी का परिवर्धन। यह यूस्पोरेंजिएट प्रकार का विकास है। अगर मान लो अगर किसी जो बीजाणु दानी का विकास अगर बहुत सारी कोशिकाओं से होता है तो उसे कहते हैं यूस्पोरेंजिएट प्रकार, जिसमें बीजाणु दानी का निर्माण माइक्रोस्पोरोफल की अधश्चर्म हाइपोडर्मिस एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है। बीजाणु पर्ण की निचली फर्टाइल सतह पर उपस्थित इन आरंभिक में पेरिग्नाइलल डिवीजन होता है। यहाँ पे जो बहुत सारी कोशिकाएं होती है, गुच्छों में होती है, उन्हें कहते हैं इनिशियल सेल्स कहते हैं। इनमें होता है डिवीजन, परिणति विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप
बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं तथा अंदर की ओर प्रप्रसूतक कोशिकाएं या आर्चस्पोरियल सेल्स बनती हैं। प्रप्रसूतक कोशिका अनियमित विभाजन कर स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं की परिधीय कोशिकाएं एकल स्तरीय टेपिटम के रूप में विभेदित हो जाती हैं। जो अंदर की कोशिकाएं हैं वो विभाजन कर बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका मियोसिस विभाजन कर 4 अगुणित माइक्रोस्पोर्स के चतुष्क का निर्माण करती है। यानी मियोसिस से एक कोशिका से बनती है। यहाँ पे 4 कोशिकाएं, ये 2Na है और ये है N और N। तो यहां बनता है स्पोर टेट्राड। इस विकास के साथ साथ प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं भी बार बार पेरिक्लाइनल डिवीजन तथा एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा बीजाणु भित्ति की करीब 5 से 6 स्तरीय लेयर का निर्माण करती हैं। अब यह बीजाणुदानी बनने के बाद में इसका होता है स्फुटन। वो किस तरह से होता है देखिए। लघु बीजाणुओं के परिपक्व होने के बाद नरशंकु का अक्ष लंबाई में बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप नजदीक स्थित लघु बीजाणु पर्ण दूर दूर हो जाती हैं तथा उनकी निचली सतह पर स्थित बीजाणुदानियों के समूह अनावृत हो जाते हैं। इन बीजाणुदानी की भित्ति सूखने के कारण निचली सतह पर स्थित स्फुटन रेखा से टूट जाती हैं तथा लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। परिपक्व नरशंकु में शीर्ष भाग के बीजाणु पर्ण के सूखने में सर्वप्रथम ऊपर के लघु बीजाणु अथवा परागकणों का प्रकीर्णन होता है। इसके पश्चात नीचे की ओर जो माइक्रोस्पोर है वो सूखने लगते हैं तथा इस तरह से धीरे धीरे माइक्रोस्पोर का जो डिस्पर्सल है वो एनवायरनमेंट में लगातार होता रहता है। तो इस तरह से इसका होता है ये विकास। इसको हम चार्ट के द्वारा भी बता सकते हैं। चार्ट में से बताएंगे, जैसे सबसे पहले लिखेंगे, चार्ट बताना चाहूं मैं यहाँ पे, तो हम यहाँ बता देते हैं। जैसे सबसे पहले हाइपोडर्मल सेल्स, इसके बाद में इसके बनता है स्पोरेंजियल, इनिशियल। अब इस कोशिका में होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा है ये, क्योंकि अपन यूस्पोरेंजियल की बात कर रहे हैं। इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, तो प्राइमरी पेराइटल सेल्स और आर्चस्पोरियल सेल बनती है। जो प्राइमरी भित्ति कोशिका है उससे 4 स्तरीय भित्ति बन जाती है और जो आर्चस्पोरियल सेल है उसमें लगातार विभाजन होते हैं, जिससे स्पोरोजिनस कोशिकाएं बनती है। बाहरी कोशिकाएं टेपिटम का निर्माण करती है और आंतरिक कोशिकाएं बनाती है स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इनमें होता है अर्धसूत्रण, या जैसे यहाँ पे बना स्पोर मदर सेल और इससे बना यहाँ पे माइक्रो स्पोर, लघु बीजाणु। तो इस तरह से साइकस में जो लघु बीजाणु पर्ण हैं, नरशंकु है, यानी नरशंकु हम मानते हैं कि बहुत सारी जो लघु बीजाणु हैं, बहुत सारे जो माइक्रोस्पोरोफिल है, वो सब मिलके एक क्रम में विन्यासित होकर कोन का निर्माण करते हैं और इस कोन के अंदर होती है माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल की जो अपेक्स वेंट्रल सरफेस है वहां पाई जाती है स्पोरेंजियम। इस तरह से यहाँ पे लटकी हुई रहती है और इन स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं बीजाणु। ये देखिए आप यहाँ पे लटकी हुई हैं और बीजाणु बनते हैं और जो स्पोरेंजियम के टूटने के बाद में बीजाणु का धीरे धीरे प्रकीर्णन होता रहता है। इस तरह से साइकस का जो
सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल कोट, उसका पूरा विकास और स्ट्रक्चर उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम इसके फीमेल जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।